हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उस नहर का क्या नाम है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कील नहर, पनामा नहर, सुएज नहर या फिर व्हाइट सी नहर? तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, जिसमें पूछा गया कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, पनामा नहर। पनामा नहर किन के मध्य है? तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका और आपके साउथ अमेरिका जो आपके महाद्वीप हैं उनके मध्य में ये ड्रॉ करती है या फ्लो करती है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इस नहर का निर्माण कब किया गया था या ट्रांसपोर्टेशन के लिए कब ओपन कर दिया गया था? तो 15 अगस्त 1915 में इसे ट्रांसपोर्ट के लिए ओपन कर दिया गया था। इस डेट को भी आपको याद रखना है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो अगर आपके क्वेश्चन लंबाई के बारे में पूछा जाता है तो 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है। बात कर लेते हैं सुएज नहर की, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। तो ये आपके भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? लाल सागर से। ये भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, पनामा नहर। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रवि, ब्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु। देखिए यहाँ पर इसको चेंज कर लेना। ये आपकी रावी रिवर है और ये आपकी सतलज रिवर है। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से चेंजेस कर लो आप। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में आपका स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु और झेलम के मध्य में ये स्थित था। आज के समय ये तक्षशिला महाविश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाता है तो कहाँ पर था? तो ये आपके पाकिस्तान में था। कहाँ पर था अभी? तो अगर आज के समय की बात की जाए तो पाकिस्तान में, लेकिन जब ये प्राचीन समय की बात की जाती है किस प्रांत में था? तो ये गांधार प्रांत में था। किस प्रांत में है आपका ये? गांधार प्रांत में था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिंधु और झेलम। जनवरी 2025 में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन सा देश बना? इंडोनेशिया, ईरान, अरब या फिनलैंड? तो देखिए ब्रिक्स आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10वां सदस्य देश कौन सा बना है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी क्या है आपकी? जकार्ता है। अब बात कर लेते हैं आपके ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स में टोटल कितने मेंबर्स हैं वर्तमान में? तो टोटल मेंबर्स हैं आपके अभी 10, जिसमें आपका इंडोनेशिया नया नया आपका सदस्य बना है। बात करते हैं आपके ब्रिक्स की कि ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना हुई है आपके सितंबर 2006 में। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो ओनली इसमें 4 कंट्री थे, जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें ऐड हो गया था अफ्रीका। कौन ऐड हो गया था इसमें? 2010 में अफ्रीका के ऐड होने से, यानी साउथ अफ्रीका के ऐड होने से इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। तो वर्तमान में इसका नाम ब्रिक्स है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है आपका कि 2025 में इसकी बैठक कहाँ होनी है? तो 2025 में इसकी बैठक होनी है आपकी ब्राज़ील कंट्री में। ब्राज़ील की आपकी एक राजधानी है न्यू जियोनी सॉरी
रियो डी जेनेरियो में इसकी बैठक होनी है। लेकिन अगर बात करते हैं कि 2024 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी, इम्पोर्टेंट है, तो ये कजान शहर में हुई थी और ये है आपके रूस में। तो 2024 को भी याद रखेंगे, 2025 को भी याद रखेंगे। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है आपका इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। आपकी 2025 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ होनी है, तो ये ब्राज़ील में होनी है आपकी बैठक। 2024 में बैठक हुई थी कजानसैन रूस में। इसकी स्थापना हुई है सितंबर 2006 में ब्रिक्स नाम से, जबकि 2010 में इसका नाम पड़ गया था ब्रिक्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंडोनेशिया। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने बुर्का तथा नकाब से चेहरा ढकने वाले कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया? स्विट्जरलैंड, कजाकिस्तान, इटली या फिर जर्मनी? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनवरी 2025 से बुर्का और नकाब ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड आपका एक यूरोपियन कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है आपकी, जेनेवा है। यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा बर्फीला एरिया रहता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वैन गुरियन नहर परियोजना का संबंध किस देश से है? इराक, ईरान, इजराइल या जॉर्डन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2003 में यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है यहाँ से। तो क्या कह रहे हैं कि वैन गुरियन नहर परियोजना का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इजराइल देश से है। वैन गुरियन नहर परियोजना किसके विकल्प के रूप में आपको प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही थी? तो यहाँ पर ये स्वेज नहर का विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो आपकी स्वेज कैनल है उसके विकल्प के रूप में आपका देख रहे हैं इस परियोजना को। इस परियोजना की लेंथ कितनी है, तो यानी बन जाएगी तब अगर आपका ऐसा पॉसिबल होता है तो 100 मील। कितनी है आपकी, 100 मील इसकी लेंथ है। इसकी कल्पना किसके द्वारा की गई थी, तो आपके इजराइल के संस्थापक वैन गुरियन के द्वारा इसकी कल्पना की गई थी। कब की गई कल्पना, तो 1963 में इसकी कल्पना की गई थी। अब ये किसको किससे जोड़ेगी, तो ये जोड़ने का जो कार्य करेगी वो करेगी आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो इस चीज़ के रूप में भी इसे आप याद रखेंगे। तो ये विकल्प तलाश रही है स्वेज कैनल का, जो कि जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इजराइल। ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, पशुपति, अग्नि या फिर विष्णु? तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके देवता कौन है आपके ऋग्वेद में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्रदेव। इंद्रदेव को आपके सबसे ज़्यादा जितने भी श्लोक हैं वो समर्पित किए गए हैं। उसके बाद अग्नि है और उसके बाद आपका जल देवता है। अर्थात आपका इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्तियाँ दी गई हैं। उसके बाद आपके अग्नि नंबर 2 पर है और आपका जो जल देवता होता है यानी सोम वायु है वो आपका नंबर 3 पर है। तो इनको भी क्रम में आप लर्न कर लेंगे। इंद्र का सबसे प्रथम स्थान है। बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद आपका ओल्डेस्ट वेदा है। क्या है आपका, ओल्डेस्ट वेदा है आपका, यानी वेद है। इसमें आपके 10 मंडल में इसको डिवाइड किया गया है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है लर्न करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्र को सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता माना गया है ऋग्वेद में। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में पाया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा जो पाया गया है वो है ऑप्शन नंबर 4 आपके राजस्थान में। राजस्थान के बाद में कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आपके खाली स्थान या बंजर है, वो भी देख लीजिए। राजस्थान के बाद में आपका जो नंबर आता है वो JNK अर्थात जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर के बाद आपका MP का स्थान आता है और MP के बाद आपका महाराष्ट्र का स्थान आता है। तो आप ये क्रम भी आप लर्न कर लेंगे।
अब बात कर लेते हैं राजस्थान की स्पेशलिटी की। तो इसकी जो राजधानी है वो जयपुर है। और भारत का सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका स्टेट है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, क्या है एरिया वाइज। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोया, माउंट दियावोलो, माउंट ट्यूलियर या सैडल पीक या सैडल चोटी। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सैडल चोटी। सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो 732 मीटर है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अंडमान निकोबार आपका कहाँ पर है? तो ये आपके बे ऑफ बंगाल में स्थित आपके एक द्वीप समूह है जो कि भारत का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं सैडल पीक की। तो सैडल आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये चारों तरफ से ये उससे घिरा हुआ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? चढ़ाई, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर स्कूबा डाइविंग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। अब पास्कल की बात करते हैं तो ये आपका एक लिक्विड फॉर्म में आपका आंसर है। लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड आपका ये नियम है। अब ये नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए। अब ये नियम कहता है कि जैसे आपको मान के चलिए कि कहीं पे भी कोई प्रेशर लग रहा है तो जितने भी एरिया में आपका प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया में लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होगा, हर जगह पर आपका सेम होगा। तो पास्कल के नियम का ज्ञान होना कहाँ पर जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4 स्कूबा डाइविंग में। अब स्कूबा डाइविंग में क्यों ज्ञान का इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही आप पानी के अंदर और ज़्यादा जाते हैं तो आपका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। यानी जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी पानी में डाइविंग करने पर तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए आपको इस नियम का ज्ञान होना आवश्यक है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? गोल्डन थ्रेशोल्ड, पंचरत्न, गीत का रत्न, डायमंड थ्रेशोल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपकी निम्नलिखित संग्रह में से कौन सरोजिनी नायडू की कविताओं का संग्रह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्डन थ्रेशोल्ड। जो बुक लिखी गई है वो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। ये आपका प्रकाशित कब हुई थी? तो 1905 में आपकी ये प्रकाश हुई थी ब्रिटेन में। आपके जो सरोजिनी नायडू है उनको किस और नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना क्योंकि वनडे एग्जाम में अक्सर करके उनके उपनाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोल्डन थ्रेशोल्ड। निम्नलिखित में से किस चादर के आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता? सोना, चांदी, एल्युमिनियम या फिर पोटेशियम। तो देखिए ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम किसी भी मेटल को चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे हम अगाध वर्धन्यता कहते हैं। इनमें से आपका मेटल यानी सोना, चांदी इन तीनों में पॉसिबल है, लेकिन आपके पोटेशियम में आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या होती है, सॉफ्ट होती है और इसे हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 100% सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष प्राप्त करना है? 2027, 2030, 2036, 2040। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि 100% इनरोलमेंट करना है। क्या है? इनरोलमेंट करना है। किस वर्ष तक करना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 2030 तक। अब ये किसका उद्देश्य है? तो ये आपके NEP 2020 का उद्देश्य है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं NEP 2020 की
बारे में, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट है और हर बार इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो नई पॉलिसी जो बनी है 2020, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कस्तूरी रंजन थे। क्या थे? कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नंबर पॉइंट आपका 1। नंबर जो पॉइंट 2 है, इसमें आपका ट्रिपल लैंग्वेज का कंसेप्ट है, यानी आप 3 लैंग्वेज आप अपने विद्यालय में यूज कर सकते हो। आपके जो तीसरा कंसेप्ट है, इसमें मातृभाषा का कंसेप्ट है कि आप अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में देने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसमें जो आपका एक रेगुलेट फार्मूला किया गया है, कौन सा फार्मूला है आपका? तो वो फार्मूला है आपका 8, 3, 3 और 4 का। यानी आप अपने जो इंटर करवाएंगे बच्चे को, वो 18 साल की उम्र में आपकी इंटर हो जाएगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1970, 1975, 1978, 1990। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की, किस वर्ष आपकी स्थापना हुई है। इम्पोर्टेंट है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि 2000 अभी वर्तमान में कितनी इनकी संख्या है। तो 2006 में इनकी जो संख्या थी वो 133 थी, जबकि अब घटकर 2023 में कितनी रह गई है? तो इनकी जो घटकर रह गई है वो 43 है मात्र, यानी जो 43 है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डाटा है। अब ये कितने क्षेत्र यानी कितने ज़िलों को कवर करती है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो भारत के 696 ज़िलों को ये कवर करती है। कितनी बैंक हैं ओनली? तो ओनली 43 हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? श्रीमती सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर जयशंकर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती सीतारमन जी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। तो आपका जब बजट आता है उससे पहले ही आपका एक डाटा आता है जिसमें आपको सरकार अपनी उपलब्धियों को इसमें बखान किया जाता है, अर्थात बताया जाता है कि लास्ट ईयर में आपका क्या क्या प्राप्त हमने किया है। तो ये लास्ट ईयर का डाटा होता है जिसमें सभी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, कहाँ पर कितना पैसा लगा हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती सीतारमन जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब सीतारमन जी कौन है? तो ये आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्या है? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपकी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो ये आपके जो होम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती सीतारमन। बिना माता लोग एक तांत्रिक विकार है जो धातु के ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यानी जो मीना माता है आपका, ये लोग नहीं है, क्या है यहाँ पे? रोग है। यानी जो डिसीज़ है वो है आपकी बिनी माता रोग है। ये एक तांत्रिक विकार है, नर्वस सिस्टम को आपका ख़त्म कर देता है। ये किस धातु के ग्रसित मछली के खाने से आपका होता है? क्वेश्चन पूछा गया है। लोहा, पारा, सीसा या फिर निकेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पारा जो आपकी धातु होती है उसमें जो मछलियों के अंदर चली आती है, उसके कारण ये आपका विषाक्तता यानी रोग आपका होता है। बात कर लेते हैं मिनी माता रोग के बारे में। ये सबसे पहले जापान में देखा गया था। कहाँ पे देखा गया था? सबसे पहले जापान में देखा गया था। जापान के ही शहर का नाम है एक मिनी माता शहर।
तो उस जापान के शहर के नाम पर ही इस बीमारी का नाम रखा गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे पहले जापान में कब देखा गया था? तो 1956 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री या फिर अध्यक्ष? अध्यक्ष से मतलब यहाँ पर आपका राष्ट्रपति से है, तो इस विकल्प को आप चेंज कर लेना। तो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर आपका कौन भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के द्वारा। क्योंकि जो भी आपके अंतर्राष्ट्रीय पे आपका सिग्नेचर वगैरह होते हैं, साइन वगैरह होते हैं फॉर्म पे, तो आपके राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। इस चीज़ को आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत के किस राज्य में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो भारत के किस राज्य में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये 4 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक है आपका? 4 डेज तक मनाया जाता है। इसके अंतर्गत आपका जो वेल होता है उसे नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है। ये आपका पोंगल त्योहार के उपलक्ष्य में, यानी उस टाइम ये किया जाता है। पोंगल जो फेस्टिवल मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है, और ये उसी समय आपका ये खेल खेला जाता है या त्यौहार मनाया जाता है। इसमें बैल को कंट्रोल करना होता है। ऑप्शन सही आंसर होगा 4, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, भारत का ऐसा पड़ोसी देश जो स्थल सीमा से आपका घिरा नहीं है, अर्थात ऐसा देश जिसकी सभी सीमाएं आपकी पृथ्वी से यानी मिट्टी से घिरी नहीं है, कोई ना कोई सीमा पानी से है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, म्यांमार। म्यांमार का जो सीमा रेखा है वो बंगाल की खाड़ी से लगती है। किससे लगती है आपकी? बंगाल की खाड़ी से लगती है, इसलिए ये आपका सीमा अवरुद्ध देश नहीं है। जबकि नेपाल आपका सीमा अवरुद्ध देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। ये चीज़ आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है आपकी? काबुल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार बंगाल की खाड़ी से लगता है जहाँ पर पानी है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, यमुना या फिर ताप्ती? तो देखिए केन नदी है आपकी किसकी सहायक नदी है पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, यमुना नदी की सहायक नदी है। अब ये जो केन नदी है वो कहाँ कहाँ पर बहती है? तो ये यूपी प्लस एमपी में ये बहती है। गंगा की सहायक नदी है जो कि एमपी से निकल कर आती है और यूपी में एंट्री करके जमुना जी में आपकी विसर्जित हो जाती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर आपको समझ लीजिए, अगर आपको रिवर्स से रिलेटेड आपको चीज़ें देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो चैनल पर ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज ऑलरेडी पड़ी हुई है। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को और जितनी भी ज्योग्राफी आपको रिवीजन करनी है आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यमुना। हाल ही में किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू की गई? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार? तो देखिए समान नागरिकता संहिता लागू की गई है कहाँ पर? उत्तराखंड में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सर्वप्रथम आपकी जो समान नागरिकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर भारत के संविधान में 44 दे रखा है जो कि संबंधित है आपके समान नागरिकता संहिता से। सर्वप्रथम आपके 1961 से आज तक जो लागू है वो आपके गोवा राज्य में सबसे लागू थी। अब दूसरा जो स्टेट बना है हाल ही में वो कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। वहाँ के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने इसको अलॉट किया है या फिर घोषणा इसकी की है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। क्या है आपका? उत्तराखंड। स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर क्या है आपका? पहल है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत किस वर्ष की गई है? 2014, 2015, 2016, 2017। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2016 में इसकी शुरुआत की गई। किस दिवस को की गई है? तो 16 जनवरी को इसकी आपकी शुरुआत की गई है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब 16 जनवरी को इसी के अवसर पर कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? 16 जनवरी को ही हम स्टार्टअप दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका सिंपल है। आपको जो उद्यमी होते हैं या उद्यमियों प्लस जो भी आपके स्टार्टअप हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना है। क्या है? फाइनेंशियली हेल्प करना है, जिससे कि वो ग्रो कर सकें। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 2016। हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर रॉक पर्वत। तो देखिए यहाँ पे हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में पूछा गया किस प्रकार का उदाहरण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है। तो मान के चलिए कि दो आपकी प्लेट है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट आपकी ये है। जब इंडियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर आपका क्या है? हिमालय बनने का निर्माण प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। यानी ये जो टकराने से हिमालय का निर्माण हो रहा है, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी और ये आपकी इंडियन प्लेट है। तो जब ये दोनों पृथ्वी की प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब आपके जाकर बलित पर्वत का निर्माण होता है और इसी का निर्माण हुआ है आपके हिमालय का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बलित पर्वत। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है आपकी? माउंट एवरेस्ट है। इस चीज़ को भी आप लर्न करना, जिसकी ऊंचाई 8,848.5 मीटर है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत के किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न की जाती है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ऊन आपकी उत्पादन की जाती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपकी ऊन का उत्पादन किया जाता है। भारत की लगभग 30% ऊन का प्रतिनिधित्व करता है अकेला आपका राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियां यहीं पर पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है आपकी। ये भारत का सबसे लार्जेस्ट आपका एरिया वाइज क्या है? आपका राज्य है। इसको भी आप याद रखना है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इसी एरिया में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का एक तत्व है? तापमान, पवन, नमी और उपरोक्त सभी। तो देखिए मौसम के तत्व आपसे पूछे जा रहे हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपकी पवन, तापमान और नमी चारों ही क्या हैं? आपके मौसम के तत्व हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैट्रिक स्केल, रिएक्टर स्केल, एपिसेंटर पैमाना, भूकंप पैमाना। तो देखिए आपकी भूकंप की तीव्रता का मेजरमेंट किया जाता है किसके उपयोग से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रिएक्टर स्केल के प्रयोग से आपका मेजरमेंट किया जाता है किसके? भूकंप का। अब भूकंप का मेजरमेंट आपके रिएक्टर स्केल से किया जाता है, जिसमें जिसकी वेवलेंथ को मेजरमेंट किया जाता है। किसको किया जाता है? वेवलेंथ को मेजरमेंट किया जाता है, जिससे कि उसकी प्रताड़ित जो कहते हैं विस्फोट की जो गतिशीलता है उसका पता लग सके। अब रिएक्टर स्केल का सबसे पहले आपका उपयोग कब किया गया था या कब बनाया गया था? तो ये आपके 1935 में बनाया गया है। किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था आपके, क्योंकि इसी नाम के एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स एफ रिएक्टर।
तो इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? कोल गैस, जल गैस, निर्माता गैस या फिर गोबर गैस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी मोनो वाली है और हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जल गैस। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 जो मिलकर बनती है उसे हम जल गैस कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम या फिर आर्गन। तो देखिए हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है आपकी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम। अब हीलियम क्या होती है? तो आपका 2He4 आपकी हीलियम का जो सिंबल है, पहले ये समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो हीलियम गैस है वो एक नोबल गैस है। क्या है आपकी? नोबल गैस है। और हाइड्रोजन की तरह ये आपकी वेटिंग में क्या होती है? हल्की होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हीलियम गैस। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वर्षावन, पतझड़ी वन, घास की भूमि। तो जैव विविधता जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में। तो मान के चलिए जैसे आपकी ये अर्थ है आपकी और ये आपका क्या है, और यहाँ पर ध्यान से देखना जिससे कि चीज़ें आपको इजीली समझ में आ सके। ये 0 डिग्री लाइन है आपकी और ये 23.5 डिग्री है आपके नॉर्थ में यानी कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री आपके साउथ में अर्थात मकर रेखा है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और अगर आपकी बारिश हो रही है तो वर्षावन भी होंगे, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दांचीगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है? कस्तूरी हिरन, गोल्डन ओरियल, मार्टिन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें ऐड कर लेना हंगोल। क्या ऐड कर लोगे आप? हंगोल ऐड कर लोगे। पूछा गया है कि आपके नेशनल पार्क कौन सा है? दांचीगम नेशनल पार्क है। किस प्रमुख प्रजाति को यहाँ पर संरक्षित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हंगोल प्रजाति को। अब बात करते हैं दांचीगम नेशनल पार्क की। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर में आपका स्थित है, अर्थात आपका जम्मू एंड कश्मीर में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह भंग नहीं किया जा सकता? चुनाव आयोग, लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। स्थायी सदन कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपके राज्यसभा को। अब राज्यसभा को क्यों कहा जाता है वो समझ लो। इसमें जो टोटल आपकी सीटें हैं राज्यसभा की वो भारत में कितनी हैं? आपकी 250 हैं। अब जो 250 सीटें हैं इनमें से प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सीटें क्या हो जाती हैं? अपने आप खाली हो जाती हैं, अर्थात 1/3 सीटों का प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है? इलेक्शन आपका होता रहता है। तो ये क्या है, क्रम आपका रोटेट करता रहेगा, इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता। इसका जो कार्यकाल होता है, वर्किंग टाइम होता है, वर्क पीरियड होता है, वो प्रत्येक सांसद का 6 वर्ष का आपका होता है। अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन प्लस उच्च सदन, राज्यसभा, इस तीनों के ही नाम है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके 1/3 सीटें खाली हो जाती हैं और उसका नया चुनाव हो जाता है। तो यानी इसमें क्या कि रोटेशन प्रक्रिया अलाउड की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष का है और इसका इलेक्शन लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति की 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
2 जनवरी 2025 को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई? 4, 6, 3 या 2? तो देखिए, मंत्रालय यहाँ पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आपके 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब ये जो प्रदान किया गया है वो किन किन को प्रदान किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपके शतरंज प्लेयर डी गुकेश को प्रदान किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। गुकेश किससे संबंधित है? आपके चेस से संबंधित है। दूसरे आपके हरमनप्रीत को दिया गया है, आपका हरमनप्रीत सिंह है आपकी, और ये आपके संबंधित हैं हॉकी से। दूसरे आपके प्रवीण कुमार हैं, इनको भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट हैं आपके। ये किससे संबंधित है? तो ये पैरा एथलीट हैं। चौथे नंबर की हैं मनु भाकर, सभी को याद ही होगा इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने अपने एक ही एडिशन में ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी ये किससे संबंधित है? तो ये शूटिंग से संबंधित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 लोगों को 2024 में घोषणा की गई है। खो खो विश्व कप 2025 किस पुरुष टीम ने जीता है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो खो खो विश्व कप 2025 की पुरुष टीम की बात की जा रही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आपका भारत। जबकि आपका रनरअप कौन रहा है? तो रनरअप रहा है आपका नेपाल। अब नेपाल बोथ में ही आपका फीमेल में भी रनरअप रहा है और मेल में भी रनरअप रहा है, इस चीज़ को आप याद रखना। यानी फीमेल कैटेगरी में भी आपका विनर कौन रहा है? तो फीमेल कैटेगरी में भी आपका विनर इंडिया ही है, इस चीज़ को भी आप याद रखना। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आयोजन किया गया है अपने प्यारे भारत देश में आयोजन किया गया है, और इंडिया ने इसका जो आयोजन है फर्स्ट टाइम किया है, इस चीज़ को भी आप मेंशन कर लेना, इम्पोर्टेंट है आपके। बात करते हैं कि मस्कट क्या था इस बार का? तो मस्कट था आपका तेजस और तारा। क्या नाम है? तेजस और तारा आपके मस्कट हैं 2, इनको भी आपको लर्न करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौन विनर है? आपकी भारत। संतोष ट्रॉफी 2024 किस राज्य की टीम ने जीती है? केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत के किस राज्य की टीम ने जीता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल टीम ने इसको जीता है। जबकि केरल राज्य की जो टीम है वो क्या रही है? आपकी रनरअप रही है 2024 की। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है आपकी? तो ये आपकी फुटबॉल से आपकी संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर आपके खेल का नाम भी याद करना इम्पोर्टेंट है। एडिशन कौन सा है इस बार 2024 में? तो 78 आपका एडिशन है इस ट्रॉफी का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य की टीम ने प्राप्त किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य की टीम ने प्राप्त किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हरियाणा ने। किसने प्राप्त किया है? आपका हरियाणा ने प्राप्त किया है। आयोजन कहाँ पे किया गया था इसका? तो आयोजन भी आपका हरियाणा में ही किया गया है। जबकि प्रथम स्थान पर हरियाणा है, तो सेकंड स्थान पर कौन है, थर्ड पर कौन है आपका? तो आप देख लीजिए ध्यान से। पहले स्थान पर आपका हरियाणा है, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, और तीसरे स्थान पर आपका यूपी है। ये क्रम भी इम्पोर्टेंट है लर्न करना। आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है, इसको भी आप लर्न कर लेना। तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा ने। 7वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, प्रयागराज, आगरा या फिर गाजियाबाद?
तो 7वां यानी एडिशन आपको पता चल गया। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 प्रयागराज में। इसका आयोजन जब आपका महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था उस समय आपका आयोजित किया गया ये, इस चीज़ को भी आप याद रखना। अब जो प्रयागराज है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये से हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये यमुना और गंगा नदी के संगम पर आपका ये बसा हुआ है। इलाहाबाद सबसे पहले किसने नाम दिया था? तो अकबर ने इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद रखा था। बात कर लेते हैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव की। तो इसका आयोजन किया गया है प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पर है आपका? यूपी में है। तो सबसे जो बेस्ट मूवी थी आपकी, लघु मूवी थी आपकी, वो थी आपकी वाराणसी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाराणसी निर्माण का शहर क्या है आपका? वाराणसी निर्माण का शहर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 प्रयागराज में इस बार आयोजन किया गया। कार्बी लॉन कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या फिर हॉकी? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कार्बी लॉन कप किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेबल टेनिस से इसका संबंध है। तो अब बात करते हैं कार्बी लॉन के बारे में। तो कार्बी लॉन जो कप खेला जाता है वो फीमेल आपकी खेलती हैं। कौन खेलती हैं आपकी? फीमेल आपकी लॉन टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर का आपका टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत कब की गई थी या कब इसके द्वारा किया गया है ये? तो 1934 में ये इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है ये? फ्रेंच यानी फ्रांस में की गई थी। अब जो मार्शल कार्बी लॉन थे आपके पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इनका नाम रखा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 टेबल टेनिस। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? एक्सरे, अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर अल्फा किरण? तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बीटा किरण। अब बात कर लेते हैं संभारक की। तो संभारक किसे कहते हैं? जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपकी? समान होती है। द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपकी? ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारक कहलाते हैं। संभारक किसके उत्सर्जन से निर्माण होते हैं? बीटा किरण के। अब बीटा किरण से ही क्यों होते हैं वो समझ लीजिए। क्योंकि जब आपके न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है या फिर जो न्यूट्रॉन्स आपके प्रोड्यूस होते हैं उनके साथ में आपका एक आपका प्रोटॉन क्रिएट होता है। क्या होता है आपका? एक प्रोटॉन क्रिएट होता है। अब जो न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं उनसे आपकी जनरेट होती हैं बीटा किरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक है? अल्कोहल, मीथेन, पानी या फिर मिट्टी का तेल? देखिए यहाँ पर जब इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है यानी फिजिक्स से संबंधित रेलवे मोस्टली आपके क्वेश्चंस 100% कई बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पानी का जो सबसे ज़्यादा क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो पानी का जो निर्माण हुआ है वो क्या है आपका? H2O है। यानी इसमें हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं आपके, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं वो फ्रीली रेगुलेट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और उनको टेम्परेट यानी बॉन्ड को डिस्क्लोज होने में या फिर कह सकते हैं कि सेपरेट होने में टेम्परेचर ज़्यादा लगता है और एनर्जी को ज़्यादा सेव करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 पानी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 31 जनवरी? तो देखिए सही आंसर क्या होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसी दिन क्यों मनाते हैं वो समझ लीजिए। क्योंकि जो हमारे इलेक्शन कमीशन गठित हुआ था 25 जनवरी 1950 को, आपकी ECI गठित आपका हुआ था। कौन हुआ था? ECI। अब यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ पर आपको प्रावधान दिए गए हैं, तो आप आर्टिकल नंबर 324 जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने भारतीय संविधान में। बात कर लेते हैं 24 जनवरी की, तो ये आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। और दूसरा जो दे रखा है 12 जनवरी, वो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विवेकानंद जी के दिवस पर आपका मनाया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, जब भी आपके रचना और लेखक के क्वेश्चन आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट आने ही आने हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। विश्व बंधु भारत पुस्तक का नाम है, S जयशंकर जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के नज़रिए से। शर्ट का तीसरा बटन मानव कौल के द्वारा लिखी गई है। डायनामिक DM हीरालाल के द्वारा लिखी गई है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर होगा आपका जितनी मिट्टी उतना सोना, सर्वेश तिवारी के द्वारा ना लिखकर आप किसके द्वारा लिखी गई है, तो अशोक पांडे जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और अपने फ्रेंड्सों में कीजिए, जिससे कि उनका भी एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन बच्चों को आपको इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करना है तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर पूरा ही डिटेल में आप देख सकते हैं। लगभग आपके 20 वीडियोज़ हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं, जहां पर आपके MCQ फॉर्म में आपका रिवीजन उपलब्ध कराया गया है। थैंक यू फॉर टुडे।